आप सबने ये वाक्य तो अक्सर सुने होंगे कि औरंगजेब कितने महान शासक थे, वे कितने जेनरस थे, मंदिरों को दान देते थे, वीणा बजाते थे, फलाना ढिमाका। मतलब और सरल भाषा में बोलूं तो औरंगजेब जो क्रूर शासक राइट विंगर्स द्वारा दिखाए गए हैं, वैसे तो असल में वे है ही नहीं। अब इसी नैरेटिव को पकड़कर और खींचने वाला काम कर दिया आज के सो कॉल्ड इतिहासकार ऑड्रे ट्रस्के और इरफान हबीब जैसे लोगों ने। पर क्या आप जानते हैं कि इन भ्रामक हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बुनने की कहानी कब शुरू होती है? तो इसकी शुरुआत होती है आज से 60-70 साल पहले, जब देश आज़ादी हुआ था। तब ज्ञानचंद नाम का एक लेखक सामने आया। उसके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, पर फिर भी सूत्रों की माने तो उसने 1957 से 1959 के बीच पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी के जनरल में 7 लेख छापे। उसका मकसद साफ था, ये दिखाना कि औरंगजेब असल में वैसा नहीं था जैसे लोग उसे मानते हैं। यानी वह ना तो इतना कट्टर था, ना ही हिंदू विरोधी। ये लेख खराब भाषा में थे, कई टाइपो और गलतियों के साथ, लेकिन जनरल के संपादक सैयद मोइनुल हक, जो मुस्लिम लीग के समर्थक और औरंगजेब के प्रशंसक थे, उन्होंने इन्हें छापा। फिर ज्ञानचंद्र अचानक गायब हो गया, लेकिन उसके लिखे लेख बच गए और आगे चलकर वही लेख औरंगजेब को सहनशील और उदार साबित करने वाले इतिहासकारों के लिए आधार बन गए। आप सोचिए, आधी अधूरी जानकारी और झूठ इतनी दूर तक फैलता है कि संसद में 1977 में विशंबरनाथ पांडे ने अपने भाषण में उन्हीं लेखों का हवाला दिया और बाद में अपनी किताब इस्लाम एंड इंडियन कल्चर में उन्हें पूरा छाप दिया। अब तो उन लेखों का जिक्र ब्रिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम जैसी किताबों तक में मिलता है। ज्ञानचंद का तरीका सीधा था, छोटी छोटी सरकारी कार्रवाई को औरंगजेब की जनरोसिटी कह देना। जैसे किसी ब्राह्मण की जमीन का विवाद सुलझाना हो, इसे उन्होंने औरंगजेब का हिंदुओं पर उपकार बता दिया। किसी मंदिर या मठ को पुरानी जमीन वापस दिलाना, इसे इन्होंने मंदिर संरक्षण का सबूत बता दिया। कुछ परिवारों को छोटी सी नकद राशि देना, इसे उन्होंने पुजारियों पर मेहरबानी बताया। असल में ये सब सामान्य प्रशासनिक काम थे, लेकिन उन्हें बड़ा बनाकर पेश किया गया। सबसे अहम बात, इन लेखों में कहीं भी औरंगजेब द्वारा नए मंदिर बनवाने या बड़े स्तर पर नए अनुदान देने का सबूत नहीं है। अधिकतर आदेश सिर्फ पहले से दिए गए अनुदानों की पुष्टि यानी रीअफर्मेशन थे, जो अकबर, जहांगीर या शाहजहां ने दिए होंगे। सवाल है कि आखिर क्यों यहाँ काशी के विश्वनाथ मंदिर या मथुरा की राम जन्मभूमि को तोड़ने जैसे उदाहरण शामिल क्यों नहीं किए गए? पर यही तो इतिहास है, सेलेक्टिव नैरेटिव वाले इतिहास का हिस्सा, जहां ये कुछ इतिहासकार एक क्रूर शासक औरंगजेब पर बिना रिसर्च किए किताबें और लेख लिखते हैं, उनकी महानता की भ्रामक बातें करते हैं और फिर वही नैरेटिव आगे की इतिहासकारों और विद्वानों तक पास ऑन हो जाता है। यहाँ तक कि यही नैरेटिव अब हमारे विपक्ष के कुछ नेता भी इस्तेमाल करते रहते हैं। अब देखिए आप कैसे कई और विद्वानों ने इन्हीं उदाहरणों पर भरोसा किया और औरंगजेब को प्रगतिशील या कहें तो टॉलरेंट बताना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि उसने हिंदू अधिकारियों को पहले से ज्यादा नौकरी दी, किसी ने कहा कि उसकी नीतियां राजनीतिक थी, धार्मिक नहीं। धीरे धीरे ये सारे दावे बार बार उद्धृत होने लगे और सच की तरह फैल गए। आज भी कई ऐसे इतिहासकार हैं जो कि औरंगजेब के मंदिर तोड़ने वाली हरकत को कुछ इन तर्कों के साथ जस्टिफाई करते हैं कि और भी शासक मंदिर तोड़ते थे, औरंगजेब ने राजनीतिक कारणों से मंदिर तोड़े होंगे। मंदिर तोड़े पर कुछ को अनुदान नहीं दिया, और ये भी कि सब मंदिर नहीं तोड़े, केवल कुछ बड़े बड़े मंदिर ही तोड़े हैं। अब सोचिए, कुछ ऐसे तर्कों से औरंगजेब के कठोर फैसलों को सामान्य प्रशासन की तरह पेश किया गया और इन मामूली आदेशों को ऐसा लिखा गया जैसे औरंगजेब ने संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दे दी हो, जबकि वास्तविकता ये है कि उसने जजिया टैक्स फिर से लगाया, जिसने करोड़ों गैर मुसलमानों को आर्थिक बोझ तले दबा दिया। और अगर मंदिर तोड़ने वाली बात की जाए तो आपको बता दें कि काशी में आज कोई भी बड़ा मंदिर औरंगजेब से पहले का नहीं बचा। विश्वनाथ और बिंदु महादेव मंदिरों की जगह मस्जिदें बनाई गईं। यहाँ तक कि बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया गया। इतिहास को इस तरह मुलायम बनाने का असली कारण ये है कि आज़ादी के बाद ये धारणा बनाई गई कि हिंदू मुस्लिम दुश्मनी सिर्फ अंग्रेज़ों की देन है। लेकिन अगर औरंगजेब के असली कठोर फैसले स्वीकार कर लिए जाएं तो ये कहानी कमज़ोर पड़ जाती है। देखिए, औरंगजेब की टोपी बुनने और साधारण जीवन की कहानियां एकेडमिक किताबों में बार बार सुनाई जाती हैं। ये दिखाया गया है कि वह शाहजहां और जहांगीर जैसे ऐशपरस्त बादशाहों से अलग थे।
लेकिन सवाल ये है, क्या केवल सादा जीवन जी लेने से कोई महान शासक बन जाता है? आलोचक मानते हैं कि यह सब उसकी धार्मिक साख बनाने की चाल थी, ताकि इस्लामी कठपुतलियों की नजर में वह सच्चा गाजी लगे। लेकिन यही गाजी सैकड़ों मंदिर गिरा रहा था, संगीत और कला पर पाबंदियां लगा रहा था और अपने ही भाइयों को मरवा रहा था। अब जब सो कॉल्ड इतिहासकारों की बात यहाँ चल ही रही है, तो ऐसे में ऑड्रे ट्रश्के का नाम भी लेना जरूरी है। ऑड्रे ट्रश्के जैसी लेखिकाएं कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे कई ज्यादा बचाए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सबूत अस्पष्ट। देखिए, ये और ऐसी तमाम भ्रामक कहानियां लिखी गई ऑड्रे द्वारा अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में। इतिहासकार कहते हैं कि जिन्हें उसने नहीं तोड़ा उन्हें बचाना, कह देना, तर्क की सबसे बड़ी त्रुटि है। सच तो ये है कि जिन मंदिरों को उसने निशाना बनाया वे राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीक थे। काशी और मथुरा के मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, वे हिंदू समाज की आत्मा के प्रतीक थे। उनका विध्वंस सीधे संदेश देता था कि यह सत्ता सिर्फ एक मजहब के लिए है। कुछ विद्वान कहते हैं औरंगजेब खुद वीणा बजाता था, उसके समय में सबसे ज्यादा संगीत की किताबें लिखी गईं। लेकिन ये आधा सच है और इसकी पुष्टि हमें खुद औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दरबारी इतिहासकार साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित एक पर्शियन लैंग्वेज क्रॉनिकल मासीरे आलमगीरी में मिलती है, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में 1668 से 1669 के दौरान संगीतकारों को शाही दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया और अपनी उपस्थिति में संगीत कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। एक विशिष्ट किस्से में औरंगजेब द्वारा संगीतकारों को अपने इंस्ट्रूमेंट्स को दफनाने का आदेश देने का वर्णन भी है, जो संगीत के लिए दरबारी संरक्षण के अंत का प्रतीक था। इसके अलावा औरंगजेब के समर्थक ये भी कहते हैं कि उसने साम्राज्य को सबसे बड़े आकार तक फैला दिया, लेकिन सच ये है कि उसका साम्राज्य केवल नक्शे पर ही बड़ा दिखता है, अंदर से एकदम खोखला था। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि यहाँ एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या औरंगजेब की जनता उनसे खुश थी? जवाब है नहीं। मराठा लगातार विद्रोह कर रहे थे, राजपूत नाराज थे, सिखों पर अत्याचार बढ़ रहे थे, दक्षिण में लगातार युद्ध से खजाना खाली हो गया। तो सवाल उठता है कि क्या किसी साम्राज्य की विस्तार सीमा ही उसकी सफलता है या उसके नागरिकों की स्थिति भी मायने रखती है? दोस्तों, आज कुछ विद्वान औरंगजेब की छवि को इस तरह चमकाने की कोशिश कर रहे हैं मानो वह कोई रिलीजियसली टॉलरेंट और महान सम्राट था। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि मंदिर गिराना, जजिया थोपना, धार्मिक त्योहारों पर पाबंदी और लगातार युद्धों से जनता को संकट में डालना, ये सब किसी भी तरह से सहनशीलता या महानता नहीं कहलाते। इतिहास को सजाने संवारने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए ईमानदार इतिहास, ताकि आने वाली पीढ़ियां सच जान सके, ना कि प्रचारित झूठ। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।